दिस इज मी कोमल त्रिवेदी। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल किड सेंटर। आज अगेन हम बात करने वाले इस वीडियो में कोड BZYET143 के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट वीडियो में भी हमने इसके कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था और देखा था कि उन क्वेश्चंस में क्या दिया गया था। जैसे कि आपको दिए गए थे कुछ डेफिनेशंस, कुछ करेक्ट द मैचिंग्स एंड ऑल द थिंग्स। ठीक है, क्वेश्चंस भी कुछ सारे दिए थे। आज अगेन इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमें 2023 के PYQ में दिए हुए हैं। पहले उनको समझ लेते हैं कि आखिर वो क्वेश्चंस क्या हैं, उनका मतलब क्या है एंड अटेम्प्ट कैसे करना है। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फॉर्मेट वही रहने वाला है जैसे पहले बताया था। 2 आवर्स का पेपर होगा, 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और आपको अटेम्प्ट कैसे करना है वो आपके इंस्ट्रक्शंस में अच्छे से लिखा होगा। मतलब कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं, वो आपके क्वेश्चंस में लिखे होंगे। सबसे पहले आपके पास 3 टर्म्स आई हैं, उन्हें डिफाइन करना है। द फर्स्ट टर्म इज वर्टिकल ट्रांसमिशन, सेकंड इज इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड एंड थर्ड इज एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। नाउ सबसे पहले टर्म की बात करते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है? किसी एक होस्ट से दूसरे होस्ट की बॉडी में किसी भी डिजीज कॉजिंग पैथोजन का ट्रांसमिट होना, उसका जाना, है ना, उसी को हम ट्रांसमिशन बोल रहे हैं। नाउ व्हाट इज वर्टिकल ट्रांसमिशन? वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? जब एक होस्ट और जो पैथोजन कैरियर है, जो भी कैरियर है, जो भी वेक्टर है, वो अपने पैथोजन को अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है। मतलब कि एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कोई पैथोजन का ट्रांसफर होना इज नोन एज अ वर्टिकल ट्रांसमिशन। जैसे एग्जांपल के लिए एक मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो है, वो एग ले कर रही है और वो जो फीमेल मॉस्किटो है वो कैसी है? इन्फेक्शियस है, यानी वो भी उसके पास कोई पैथोजन है और वही पैथोजन जब वो एग ले कर रही है तो उसके एग में भी है, यानी उसके बेबी में भी है। तो जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में किसी भी तरह के डिजीज कॉजिंग पैथोजन का ट्रांसमिशन होता है, दैट इज नोन एज वर्टिकल ट्रांसमिशन। ओके, नाउ द सेकंड टर्म इज, अच्छा इसे लिखोगे कैसे? ट्रांसमिशन ऑफ अ पैथोजन डायरेक्टली फ्रॉम अ पेरेंट टू इट्स ऑफस्प्रिंग, कॉमनली अकरिंग वाया ट्रांसवायरल रूट। मतलब कि इन्फेक्शियस एग हो गए उनका आना, है ना, पेरेंट से डायरेक्ट इन्फेक्शियस एग का होना। नेक्स्ट इज इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। नाउ व्हाट इज इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड? सपोज कोई पर्सन है जिसे डेंगू हुआ है ना, डेंगू से इन्फेक्टेड है। नाउ अब उसके सिम्टम्स आने में 4 से 10 दिन लग जाते हैं। तो जब तक उसके सिम्टम्स आए नहीं है, मतलब वो इन्फेक्टेड हुआ है और अभी उसके सिम्टम्स दिखने शुरू नहीं हुए हैं, तो उनके बीच का जो ड्यूरेशन है, उनके बीच का जो पीरियड है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। द स्पेसिफिक टाइम इंटरवल बिटवीन द इनिशियल एंट्री ऑफ अ पैथोजन, मतलब जब पैथोजन ने बॉडी में एंट्री करी उसके बाद से स्टार्ट हुआ टाइम, इनटू द ह्यूमन और वर्टिब्रेट होस्ट एंड द ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स, यानी सिम्टम्स के आने से पहले और पैथोजन की एंट्री के बाद का जितना ड्यूरेशन है, जितना भी टाइम पीरियड है, इट इज नोन एज intrinsic incubation period. The third term is asymptomatic carrier. Asymptomatic carrier हमने 12th क्लास में इसके बारे में एक अच्छे से पढ़ रखा है, जेनेटिक्स में और बायोटेक्नोलॉजी में, कि कैरियर क्या होता है। कैरियर का मतलब क्या है? एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि किसी डिजीज को अपने अंदर कैरी करता है। बट द थिंग इज कि वो डिजीज भले उसके, मतलब वो जो पर्सन है, वो जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, वो उस डिजीज का कैरियर तो है, बट उसकी बॉडी में उसके कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते। इसका मतलब वो अपने खुद से दूसरे में बीमारियों को फैला सकता है, वो स्प्रेड कर सकता है, लेकिन वो खुद इस बीमारी, उस डिजीज से बीमार नहीं होगा, मतलब उसे खुद पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो जब एक पर्सन जिसके पास डिजीज कॉजिंग पैथोजन है जिसे वो दूसरे तक स्प्रेड कर सकता है बट खुद उस बीमारी के चपेट में नहीं आ सकता है, इसे हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। मतलब जिस कैरियर के अंदर कोई सिम्टम्स ही ना आए बीमारी के, वही एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है। एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल हु हैज harbor a pathogen and can actively transmit it to the others but display no clinical symptoms of the disease. खुद के अंदर किसी तरह के सिम्टम्स उसे शो होने वाले नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मैच करना है आपको कॉलम ए और कॉलम बी को। ओके, ये कॉलम बी लिखा है बट इट इज कॉलम ए। सो द ऑर्गन्स ऑफ बर्सिलीज। अब ऑर्गन्स ऑफ बर्सिलीज किस में पाए जा रहे हैं? बर्सिलीज जो है ये पाया जाता है फीमेल बेड बग में, ठीक है, खटमल के अंदर। ओके, फिर ब्लैक डेथ,
ब्लैक डेथ इज रिलेटेड टू यार्सिनिया पेस्टिस। ओके, माइक्रोबियल कंट्रोल मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चीज बताई थी, बीटी कॉटन या बीटी के बारे में, जो कि बैक्टीरिया है बैसिलस थ्राइनजेनेसिस। यहाँ पे माइक्रोबियल कंट्रोल लिखा है, मतलब माइक्रोब्स को कंट्रोल करने के लिए जो उस ऑर्डर के होंगे, यानी जो टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनको कंट्रोल करने के लिए किसका ज्यादातर यूज हो रहा है? बैसिलस थ्राइनजेनेसिस यानी बीटी का। इट्स अ बीटी बैक्टीरियम। ओके, देन चागास डिजीज इज रिलेटेड टू रेडिविड बग। ओके, फिफ्थ इज पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट, मतलब कि एक तो पियर्सिंग यानी होल करने वाला या फिर पेनिट्रेट करने वाला उसके पास कोई ऑर्गन हो, एंड सकिंग माउथ पार्ट। अब ऐसा कौन सा, हम नॉर्मल डेली बेसिस पे किसको देखते हैं? मॉस्किटो है, जो कि हमारी स्किन को पेनिट्रेट करता है, पियर्स करता है, एंड देन उसके बाद उसी पार्ट से क्या करेगा? वो हमारे ब्लड को सक करता है। तो पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट किसके पास है? मॉस्किटो के पास। सो द फर्स्ट का आंसर हो गया फीमेल बेड बग। ब्लैक डेथ में आपका यर्सिनिया पेस्टिस। माइक्रोबियल कंट्रोल के लिए बीटी का यूज करते हैं, विच इज अ बैक्टीरियम बैसिलस थ्राइनजेनेसिस। द चागास डिजीज रिलेटेड टू रेडिविड बग एंड द पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट इज फ्रॉम मॉस्किटो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास कुछ एब्रीविएशंस दी जाएंगी, उन एब्रीविएशंस के फुल फॉर्म पूछे जाएंगे। फर्स्ट एब्रीविएशन आपको दी गई है एफएफएस, सेकंड आपको दी गई है आईवीपीएम, थर्ड इज एनएफसीपी एंड द फोर्थ इज आईटीएनएस। नाउ इन चारों का मतलब क्या है? फर्स्ट इज एफएफएस, फार्मर फील्ड स्कूल, एक ऐसा ट्रेनिंग प्रैक्टिशनरी सेंटर, अप्रोच कॉमनली इंटीग्रेटेड। मतलब देखो करना क्या है, फार्मर फील्ड स्कूल का जो मतलब ये जो वर्ड है, ये किस लिए मतलब बनाया गया था? ये एक पार्टिसिपेटरी ट्रेनिंग अप्रोच है, कॉमनली इंटीग्रेटेड इनटू वेक्टर एंड पेस्ट मैनेजमेंट। यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं, पेस्ट को किस तरह से मैनेज करा जा सकता है, मतलब पेस्ट कंट्रोल कैसे कर सकते हो और वेक्टर कंट्रोल कैसे कर सकते हो। यानी यहाँ हम आईवीपीएम की बात करेंगे, इंटीग्रेटेड वेक्टर एंड पेस्ट मैनेजमेंट की, एंड द सेकंड एब्रिविएशन इज आईवीपीएम, इंटीग्रेटेड वेक्टर एंड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? आईवीपीएम। Now next is NFCP. NFCP is National Filaria Control Program. मतलब कि फाइलेरिया को फैलने से डीलिमिट करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए और डिजीज के रिस्क को कम करने के लिए, यानी जो हेल्दी पर्सन का रेशियो है वो बना रहे और जो डिजीज का रेशियो है वो कम रहे, इसलिए ये प्रोग्राम चलाया गया था, जिसका नाम क्या है? नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ITNS. ITNS इज अ इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स। इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स सिस्टम का मतलब क्या है? हम किस तरह से इंसेक्टिसाइड की मदद से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डिजीज होने से बचा सकते हैं, किसी भी क्रॉप को, किसी भी ईल्ड को बचाया जा सकता है। सो द क्रूशियल टूल फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज वेक्टर्स, डिजीज कॉजिंग वेक्टर से बचाने के लिए वी run a program called ITNS or we run a system called ITNS, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स या फिर नेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउस फ्लाई का ट्रांसमिशन कैसे होता है? आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन दी हाउस फ्लाई ट्रांसमिशन। पहली बात बताओ, हाउस फ्लाई ट्रांसमिशन कई तरीके से कर सकता है। जैसे कि अब एक नॉर्मल कॉमन तरीका सबको पता है कि जो हाउस फ्लाइज होती हैं वो गार्बेज एरियाज पे, डर्टी प्लेसेस पर, फीसिस पर बैठती हैं। उन पर बैठने की वजह से इनके पैरों पर या बॉडी हेयर्स पर वहां का जो भी डर्ट है, जो भी गंदगी है वो लग जाएगा और उसकी वजह से वहां पे जो भी पैथोजन होगा, जो भी डिजीज कॉजिंग पैथोजन होगा, वो भी उनकी बॉडी के आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेक्टर। हमने क्या पढ़ा था? हाउस फ्लाई इज अ मैकेनिकल वेक्टर, जो कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी पैथोजन को कैरी करता है एंड देन ट्रांसमिट करता है। तो हमारे पास सबसे पहला क्या आया? मैकेनिकल वेक्टरिंग method is run by housefly to transmit the disease or pathogen. मैकेनिकल वेक्टरिंग में क्या होता है? हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल वेक्टर, पैथोजन इजिली adhere to their hair legs,
मतलब उनके पैरों पर, हेयरी लेग्स पर अटैच हो जाते हैं एंड बॉडी सर्फेसिस पे, और उसके जरिए क्या होता है, इनका ट्रांसमिशन होता है। सेकेंड इज कंटामिनेशन। सेकेंड क्या है, कंटामिनेशन। कंटामिनेशन इज दे ट्रांसमिट पैथोजेंस बाय डिपॉजिटिंग वॉमिट, ड्रॉप्स एंड फीसेस डायरेक्टली ऑनटू द ह्यूमन फूड एंड सर्फेसेस। कंटामिनेट कैसे कर सकती हैं, ये वहां से आई, जाकर किसी खाने पर बैठी, किसी खाने वाली चीज पर बैठी, किसी उल्टी वाली जगह से आई, किसी गंदगी वाली जगह से आई, वहां पर से आकर फूड और वाटर पर आकर क्या कर सकती है, बैठ जाती है। बैठने के बाद क्या होगा, इनकी बॉडी सरफेस पे जो पैथोजन है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, वो ट्रांसमिट हो जाएगा फूड में या फिर जो वाटर रिसोर्सेज है उसमें। जब उसमें ट्रांसमिट होगा तो वहां से क्या होगा, बीमारियां फिर से फैलेगी किसी भी ह्यूमन के अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर जो भी उस कंटामिनेटेड फूड को खाने वाला है। द थर्ड इज ट्रांसमिटेड डिजीज। ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब दे आर नोटोरियस फॉर द स्प्रेडिंग कोलेरा। अच्छा, इनसे क्या क्या डिजीज ट्रांसमिट हो रही है, कोलेरा, टाइफाइड, डायसेंट्री एंड सैल्मोनेलाइसिस। यानी मतलब जितनी भी हाइजीन वाली जितनी बीमारियां हैं, मतलब कि पुअर हाइजीन की जितनी बीमारियां हैं वो इनसे ट्रांसफर हो रही हैं। कॉमनली हमें पता है कॉलेरा भी इनसे हो रहा है, हाँ क्या कहते हैं, डायसेंट्री भी इनसे हो रही है। डायसेंट्री मतलब है जब आप अपनी हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, जब हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे तब आपको बीमारियां होती हैं, ठीक है। द थर्ड इज टाइफाइड। टाइफाइड भी इनसे फैल रहा है एंड सैल्मोनेलाइसिस, मतलब सैल्मोनेला टाइफी वर्ड से याद रखना कि टाइफाइड और बाकी चीजें भी क्या हो रही है, इससे फैल रही हैं। द फोर्थ वन इज एनवायरमेंटल कंट्रोल। अब हमें एनवायरमेंटल कंट्रोल कैसे रखना होगा, मतलब ट्रांसमिशन तो हो रहा है, आप बचाव क्या कर सकते हैं, देखो ट्रांसमिट तो हो रहा है क्योंकि मक्खियां तो जहां चाहेंगी वहां बैठेंगे, आप उनको तो बैठने से नहीं रोक सकते हो, उनको तो कहीं जाने से नहीं रोक सकते हो। बट हाउ यू कैन कंट्रोल योर एनवायरमेंट, कैसे कंट्रोल कर सकते हो, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, मतलब हर चीज साफ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल नीट एंड टाइडी होनी चाहिए, कोई चीज खुला मत रखो, है ना। फूड सोर्सेज को ज्यादातर आप क्या रखोगे, ढक कर रखोगे, ठीक है, ऐसे खुले में नहीं रखना है। स्ट्रिक्ट गार्बेज डिस्पोजल, गार्बेज को अच्छे से डिस्पोज करना है, ओपन गार्बेजिंग नहीं रखनी है ताकि मतलब खुला रहेगा तो जाहिर सी बात है मक्खियां वहां आएंगी और गंदगी पर बैठेंगी। एंड एनवायरमेंटल हाइजीन प्रिवेंट फ्लाई ब्रीडिंग। जितना ज्यादा आप आसपास सफाई रखोगे, जितना ज्यादा एनवायरमेंटल हाइजीन मेंटेन करोगे, उतनी ज्यादा ही आपको बेनिफिट मिलेगी। द नेक्स्ट इज डायरेक्ट कंट्रोल मेथड। हाउ यू कैन कंट्रोल इट डायरेक्टली। मैकेनिकल कंट्रोल uses fly screens and traps. Chemical control employs targeted insecticides, baits and sprays. कहने का मतलब क्या है, जैसे हम मॉस्किटो के लिए क्या यूज करते हैं, मॉस्किटो रेपेंट यूज करते हैं, क्रीम्स यूज करते हैं, नेट लगाते हैं, ऑल आउट मोर्टीन, जो भी ये चीजें हम लगा रहे हैं, वैसे ही फ्लाइज के लिए भी फ्लाई ट्रैप्स आते हैं, उनके भी नेट्स आते हैं। उन सब चीजों का यूज कर हम डायरेक्टली इन्हें अपने तक रीच करने से, अपने तक पहुंचने से रोक सकते हैं। ओके, सो हाउ यू कैन मैनेज और हाउ दे ट्रांसमिट, इसके ऊपर जब क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखोगे, ट्रांसमिट करने का तरीका तो एक ही तरीके का है कि ये मैकेनिकल वेक्टरिंग करेंगे। मैकेनिकल वेक्टरिंग में क्या है, किसी भी गंदगी वाली जगह पर बैठना, वहां से अपने बॉडी पर पैथोजेंस को लेकर आना और उन पैथोजेंस को ट्रांसमिट करना फूड रिसोर्सेज में या अदर रिसोर्सेज में। फिर जब ह्यूमन होस्ट उसे यूज करता है तो उसकी बॉडी में डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है। डिजीज कौन कौन सी है, कॉलेरा, टाइफाइड, सैल्मोनेलाइसिस, ये सब चीजें हैं वो ट्रांसमिट हो रही हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हो, हाइजीन मेंटेन करना है, एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस रखनी है, मतलब गंदगी नहीं रखनी है, साफ सफाई ज्यादा रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूलिक्स एंड वुचेरिक। ओके, क्यूलिक्स वॉर्न डिजीजेस क्या हो सकती हैं। क्यूलिक्स क्या है, क्यूलिक्स मॉस्किटो एक्ट एज अ वेक्टर फॉर सीवियर इलनेस इंक्लूडिंग लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस क्या है, देखो ये ऐसी डिजीज हैं जो इन्फेक्शियस हैं, जो बॉडी में फैल रही हैं और एक पार्ट को बहुत, जैसे मतलब जिस भी पार्ट पर ये इम्पैक्ट करती हैं उस पार्ट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। सो क्यूलिक्स क्या है, एक मॉस्किटो है जो कि एक्ट कैसे कर रहा है, सीवियर इलनेस को स्प्रेड करने वाले वेक्टर की तरह काम कर रहा है। सबसे पहले इसमें कौन सी बीमारी बताई गई है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, विच इज बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। नाउ यहाँ पर जो
कॉजेटिव एजेंट है उसका भी नाम दिया गया है। कॉजेटिव एजेंट का नाम क्या है? वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। हमने फाइलारिसिस या फिर एलिफेंथियासिस में पहले भी पढ़ रखा है कि हमारे पास वुचेरिया के काफी सारे मेंबर्स हैं, जैसे कि वुचेरिया मलई, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन था? वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। फाइलारिसिस के केस में सबसे खतरनाक कौन है? वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। वही यहाँ पर भी है जो कि क्या कर रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है। इट इज अ जापानीज एंसेफेलाइटिस जेई वायरस। इसका एक और नाम क्या है? जापानीज एंसेफेलाइटिस जेई वायरस एंड वेस्ट नाइल फीवर। क्या क्या नाम बताए गए यहाँ पे? वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी के साथ साथ में जापानीज एंसेफेलाइटिस यानी जेई वायरस एंड वेस्ट नाइल फीवर, जिसे हम वेस्ट नाइल वायरस के जरिए होता है, मतलब बॉडी में फीवर का आना, धीरे धीरे सिम्टम्स का बनना और बॉडी को पूरी तरह से क्या करना? उसकी चपेट में ले आना। ओके। पैथोजेनिक इफेक्ट। पैथोजन का क्या इफेक्ट है बॉडी पर? पैथोजन कैसे इफेक्ट कर रहा है? इन्फेक्शन बाय वुचेरिया। किससे इन्फेक्शन फैल रहा है? वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी की वजह से। कॉजेज लिम्फेटिक फाइलारिसिस। लिम्फेटिक फाइलारिसिस मतलब कि लिम्फ को पहले नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। जब लिम्फ को, यानी लिम्फ्स क्या है? लिम्फेटिक क्या है? लिम्फेटिक सेल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट होती है जो आपके इम्यून सिस्टम को बनाए रखती हैं, आपको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। अगर कोई उसी प्रोटेक्टिव सेंटर पर हमला करेगा, अटैक करेगा, तो तुम्हारी बॉडी कैसी हो जाएगी? वीक हो जाएगी। सो दे फर्स्ट कॉज इफेक्ट ऑन लिम्फेटिक सिस्टम विच इज known as lymphatic filariasis, ठीक है। This blocks lymphatic vessels. lymphatic vessels क्या है? B lymphocyte and T lymphocyte और भी ज्यादा हैं, उनको ब्लॉक कर देता है, leading to lymphangitis, severe lymphedema and eventually elephantiasis. Now पूरी चीजें घूम फिरा कर क्या आ रही है? पूरी चीजें फाइलारिसिस शुरू तो हुआ, मतलब ये वही केस है कि जैसे जैसे धीरे धीरे बॉडी के अंदर इसने इम्पैक्ट करना शुरू किया, सबसे पहले क्या नुकसान पहुंचाया? सबसे पहले इसने लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक किया। लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक करने की वजह से लिम्फेटिकाइटिस हो चुका है, लिम्फ एडिमा हो गया। लिम्फ एडिमा का मतलब क्या है? लिम्फ का एक्यूमुलेशन होना। एडिमा सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, लेकिन उसके अंदर क्या है? उसके अंदर काफी ज्यादा म्यूकस मटेरियल इकट्ठा हो गया। ओके, सो लिम्फ एडिमा कॉज करेंगे एंड इवेंचुअली द फाइलारिसिस बिकम्स एलिफेंथियासिस। और एलिफेंथियासिस में कैसे बोलते हैं? हाथी पांव में कैसे बोलते हैं कि पूरा जो पैर का हिस्सा है, पूरा पैर का हिस्सा है, या जिस भी पर्टिकुलर एरिया में पहले उसने इफेक्ट दिखाना शुरू किया है, वो एरिया धीरे 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 बहुत ज्यादा स्वेल होता जाएगा, बहुत ज्यादा फूलता जाएगा एंड उसके अंदर म्यूकस इकट्ठा होता जाएगा। यानी फाइलारिसिस धीरे धीरे किस में चेंज हो चुका है? एलिफेंथियासिस में। ओके, नाउ एलिफेंथियासिस इज अ ग्रॉस एनलार्जमेंट ऑफ लिम्स और स्क्रोटम। ये लिम्स और स्क्रोटम यानी ये जो ग्रोइंग एरिया है ना, वहां तक पहुंचता है, और जब वहां तक पहुंच जाता है तो पर्सन बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में रहता है, पर्सन को बहुत दिक्कतें आती है, बार बार बीमार होना। और ऐसा भी हुआ है, मैंने एक रियल केसेस भी देखे हैं, मेरे एक फैमिली मेंबर थे जिनको एलिफेंथियासिस है एंड उन्होंने कितने ऑपरेशंस कराए हैं, बट स्टिल वो पैर वैसा का वैसा ही है। हर बार ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके साफ सफाई जरूरी, क्योंकि ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बॉडी में अगर एंटर कर जाती हैं तो इनसे उभरना, इनसे ओवरकम करना है थोड़ा सा डिफरेंट, बहुत डिफिकल्ट भी है। ओके, सो इसके बारे में समझ में आ गया। क्यूलेक्स एंड वुचेरिया के बारे में, ये वुचेरिया है, so don't be confused. क्यूलिक्स एंड विचेरिया। क्यूलिक्स इज अ मॉस्किटो और इस मॉस्किटो की वजह से विचेरिया बैंक्रॉफ्टी जो कि इसका पैथोजेनिक एजेंट है, वो क्या कर रहा है? बॉडी में एंटर कर रहा है, विच इज कॉजिंग द लिम्फेटिक फाइलारिसिस। और लिम्फेटिक फाइलारिसिस धीरे धीरे अपने सिम्टम्स दिखाते दिखाते क्या बना देता है? फाइलारिसिस को चेंज करता है इनटू एलिफेंथियासिस। नाउ इट्स क्लियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस एंड जेनेटिक कंट्रोल। रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? किस तरह से आप किसी चीज को रिपेल करते हो, हटाते हो खुद से। कहने का मतलब क्या है? देखो, रेजिस्टेंस वो रोकथाम है, जैसे कि हमारी बॉडी है, हमें मान लीजिए किसी तरह की इन्फेक्शन होती है, किसी तरह की एलर्जी होती है, बट अब उस एलर्जी के होने पर अगर हम कोई एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक कुछ भी लेते हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं,
तो उस टाइम पर क्या होगा, हमारी बॉडी एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी उस पॉजिटिव पैथोजन, उस पॉजिटिव थिंग के ऊपर, जिसकी वजह से हमें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, उसको हटाएगी ना, तो दैट इज रेजिस्टेंस। ओके, अवॉइड इंसेक्ट, अच्छा रेजिस्टेंस एंड जेनेटिक कंट्रोल में क्या बोला गया है, अवॉइड इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस। इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस मतलब टू प्रिवेंट रेजिस्टेंस बिल्ड अप, रोटेट इंसेक्टिसाइड विद डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्शन। देखो, आपको अगर रेजिस्टेंस को बिल्डअप करना है, यानी आपको बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको वैसा माहौल चाहिए, तो पहले क्या करना पड़ेगा, रोटेट इंसेक्टिसाइड विद डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्शन। आपको इंसेक्टिसाइड का यूज डिफरेंट तरीके से करना है, मतलब उसके मोड्स ऑफ एक्शंस को आपको बदलना पड़ेगा। यूटिलाइज सिनर्जिस्ट टू एनहांस एफिकेसी, अप्लाई मोज़ेक ट्रीटमेंट। मोज़ेक एक हमने पहले इसको पढ़ रखा है, मतलब वही बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में, टोबैको मोज़ेक करके है ना, एक ट्रीटमेंट होती है जिसके अंदर हम जो टोबैको प्लांट है उसमें होने वाले ट्यूमर को ठीक करते हैं। ठीक है, मोज़ेक ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज इंश्योर करेक्ट डोसेज एंड प्रायोरिटाइज इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट, यानी आईवीएम का यहाँ पर जो है प्रायोरिटी मिल रही है कि किस तरह से आप वेक्टर को मैनेज कर रहे हो। नाउ रादर देन रिलाइंग एक्सक्लूसिवली ऑन केमिकल्स, हमें केमिकल्स से ज्यादा केमिकल्स का यूज थोड़ा सा कम करो। केमिकल्स के यूज से बेटर है कि आप उन चीजों को ही क्या करो, रोकना शुरू कर दो। अब किस तरह से वेक्टर्स एंड पेस्ट को रोक सकते हो, बट केमिकल्स को रिड्यूस करके, क्योंकि केमिकल्स उस पर तो एक्ट कर ही रहे हैं, देखो वेक्टर और पेस्ट पे तो एक्ट कर ही रहे हैं, साथ साथ में उन चीजों पर भी एक्ट कर रहे हैं जो कि हमारे लिए क्या है, नेसेसरी है, जो कि हमारे लिए क्या है, ज्यादा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी खराब होता है। सो द नेक्स्ट इज जेनेटिक कंट्रोल स्ट्रेटेजीज, हाउ यू कैन कंट्रोल द जेनेटिक, है ना, जेनेटिक कंट्रोल within IVM again integrated vector management alters vector population, ये वेक्टर के पॉपुलेशन को कम करता है बायोलॉजिकली। की स्ट्रेटेजीज इंक्लूड द स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक। स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट को उस इंसेक्ट के अंदर ऐसी चेंजेस करना कि वो उस कोई भी जो बीमारी जो पैथोजन कैरी करता है, जिसका पर्टिकुलर पैथोजन कैरियर है, वो पैथोजन को कैरी ही ना कर पाए, या कोई और दिक्कतें आए तो वो ट्रांसमिट ही ना कर पाए। Releasing insect with a dominant lethal gene RIDL and introducing V. Paulbachia infected mosquitoes to biologically inhibit pathogen transmission. V. Paulbachia infected mosquitoes अगर होंगे तो वो बायोलॉजिकली क्या करते हैं, पैथोजन के ट्रांसमिशन को रोक देते हैं। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो और साथ साथ में क्या बढ़ा सकते हो, जीन को कंट्रोल कर सकते हो। ये सब चीजें हमने जब बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि किस तरह से हम वेक्टर के अंदर दूसरे जीन को मतलब जैसे हमने कोई नया जीन बनाया, हमें कोई नया प्रोडक्ट चाहिए, हमें कोई नया तो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसकी जरूरत हमें है, जिसकी हमें ज्यादा जरूरत है, जो रेजिस्टेंस क्रिएट करने का काम आ रहा है, या फिर हम टर्मिनेट कर रहे हैं वेक्टर के अंदर उस जीन को बनने से ही टर्मिनेट कर रहे हैं, तो उसके जरिए हम क्या करते हैं, हम चीजों को रोक लेते हैं, बीमारियों को फैलने से रोक लेते हैं, उसका जो क्या कहते हैं असर होगा उसे कम कर देंगे, इफेक्ट होगा उसे कम कर देंगे। जब इफेक्ट कम होगा तो रिस्क भी कम होंगे और धीरे धीरे रेशियो भी नीचे गिरेगा। तो ये तो चीजें पहले पढ़ रखी कि किस तरह से आप जेनेटिकली कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज एप्टेरोगेटा एंड मेटामॉर्फोसिस। अगेन मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, पहले ही बताया था, जब भी कोई ऐसा इंसेक्ट, यहाँ इंसेक्ट की बात होती है, मैं इंसेक्ट को लेकर चलती हूँ, जब भी किसी इंसेक्ट ने एग ले किया, एग के हैच होने के बाद डिफरेंट स्टेजेस का आना, डिफरेंट डेवलपमेंट्स का होना, जिसमें हमारे पास स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड द फंक्शनल डेवलपमेंट भी आती है, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी आती है, उसके अकॉर्डिंग जितनी चेंजेस आती हैं लाइफ स्टेजेस में, जितनी चेंजेस आती हैं, वही हमारा मेटामॉर्फोसिस है। यानी एग से लेकर एडल्ट होने तक जितना भी स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज आया है बॉडी के अंदर, दैट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम एक इंसेक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया मॉस्किटो।
तो मॉस्किटो ने एग ले किया। नाउ एग के बाद सेकंड स्टेज क्या होती है? द सेकंड स्टेज इज लार्वा, लार्वल स्टेज। लार्वा के बाद नेक्स्ट स्टेज इज प्यूपल स्टेज। प्यूपल स्टेज से आगे बढ़ा तो एडल्ट स्टेज। जैसे जैसे मतलब वो एग से डायरेक्ट अपने मैच्योर फॉर्म की तरह नहीं रिजेंबल कर रहा है, उसकी धीरे धीरे रिजेंबलेंस अपने एडल्ट की तरह होगी, बट एकदम से नहीं होगी। हमने क्या बोला था, हमारे पास जो वेक्टर्स हैं, हाँ सॉरी, जो इंसेक्ट हैं, उनमें मेटामॉर्फोसिस या तो कंप्लीट होगी या तो इनकम्प्लीट होगी। अगर कंप्लीट हो रही है तो क्या होगा, कंप्लीट के अंदर एग के बाद लार्वल स्टेज, प्यूपल स्टेज, देन एडल्ट स्टेज। बट अगर इनकम्प्लीट है तो क्या आएगा, अब हमारा एग था, हैच हुआ, हैच होने के बाद निम्फ आया। निम्फ इज अ प्री मैच्योर्ड अडल्ट स्टेज जो बिल्कुल सेम रिजेंबल कर रहा है, बट वो अडल्ट नहीं है। मतलब बॉडी बिल्कुल स्ट्रक्चरली सेम दिख रही है, फंक्शनली सेम दिख रही है, बस इंक्रीजमेंट ऑफ साइज इज कम, मतलब साइज कम है, बस बाकी सारी चीजें क्या है, लगभग लगभग सेम। तो ऐसे में जो मेटामॉर्फोसिस है वो कैसी है, इनकम्प्लीट है। अब पहले बात कर लेते हैं एप्टेरोग्योट की। एप्टेरोग्योट ऑर्डर्स comprises primitively wingless insect including Protura, Columbola, Diplura and Thysanura, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ऐसा ऑर्डर जिसके अंदर प्रिमिटिवली विंगलेस इंसेक्ट होते हैं, मतलब जिनके पास पंख नहीं है, ओके, उनके नाम क्या है, प्रोट्यूरा, क्लम्बेला, डिप्लोरा और थाइसनोरा, ठीक है। एंड माइक्रोकॉरिफिया, ठीक है। की फीचर्स कैसे होंगे, जो थाइसनयूरा है जिसे हम सिल्वर फिश बोल रहे हैं, फीचर्स सिल्वरी स्केल्स, इसकी बॉडी पर क्या प्रेजेंट है, सिल्वरी स्केल्स प्रेजेंट हैं, एंड 3 टेल्स अपेंडेजेस, और 3 टेल जैसी अपेंडेजेस, लाइक टेल अपेंडेजेस प्रेजेंट है। क्या क्या दोबारा बोलते हैं, थाइसनयूरा विच इज कॉमनली नोन एज सिल्वर फिश फीचर्स सिल्वरी स्केल्स ऑन हिज बॉडी एंड 3 टेल अपेंडेजेस, टेल की तरह दिखने वाले अपेंडेजेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज कोलम्बोला, possess a unique jumping organ, फर्क्यूला, मतलब हर एक इंसेक्ट के पास क्या है, अपनी अपनी डिफरेंट बॉडी फॉर्मिंग है, बॉडी स्ट्रक्चर है, जो उनके अलग अलग फंक्शंस को शो कर रहा है। जैसे पहला क्या था, थाइसनयूरा सिल्वर फिश, उसके पास सिल्वर स्केल हुआ, इस वजह से उसका नाम सिल्वर फिश है, सिल्वर स्केल प्रेजेंट है, और 3 टेल अपेंडेजेस हैं, ठीक है, हो गया। फिर हमने किसकी बात करी, कोलम्बोला की। कोलम्बोला के पास क्या है, एक यूनिक जंपिंग ऑर्गन है, जिसे क्या बोला, फर्क्यूला। नाउ एमेटाबोलस, एमेटाबोलस इन्वॉल्व्स नो ट्रू मेटामॉर्फोसिस। हमने एक चीज पढ़ी थी, मेटाबोलस और एमेटाबोलस। मेटाबोलस जिसमें मेटामॉर्फोसिस अच्छे से हो रही, कंप्लीटली हो रही है, बट एमेटाबोलस इन्वॉल्व्स नो ट्रू मेटामॉर्फोसिस, ट्रूली एक मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रही है, सूडो मेटामॉर्फोसिस शो हो रही है। यंग सिंपली रिजेंबल स्मॉल अडल्ट्स। नाउ अगेन देयर इज अ एग्जांपल ऑफ अ कॉकरोच, एग निम्फ कॉकरोच। जैसा कॉकरोच अडल्ट होकर दिख रहा है, वैसा ही निम्फ भी दिखाई दे रहा है, सेम रिजेंबलेंस है, बस साइज उतना नहीं है। सो एग्जाम्पल के लिए, अच्छा इसमें भी एग्जाम्पल किसका ले लिया, सिल्वर फिश, यानी कॉकरोच तो है ही है, साथ साथ में सिल्वर फिश भी इसके एग्जाम्पल में आ रही है। फिर हेमीमेटाबोलस इज अगेन द इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पासिंग थ्रू एग, निम्फ एंड एडल्ट स्टेज। किसकी तरह, एग, निम्फ एंड एडल्ट स्टेज, लाइक ड्रैगन फ्लाइज। ये हो गया। Next is holometabolous, a complete metamorphosis involving distinct egg, larva, pupa and adult stage. Now, अगर complete metamorphosis है किसी एनिमल में, सॉरी किसी भी ऑर्गेनिज्म में, इसका मतलब क्या है, उसका एग स्टेज से लार्वल स्टेज आया, लार्वल स्टेज से प्यूपल स्टेज आया, एंड देन प्यूपल स्टेज से अडल्ट स्टेज आया। धीरे धीरे करके उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर चेंज हुए, धीरे धीरे करके उसकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आई, और धीरे धीरे करके उसकी बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ। वो डायरेक्ट अपने एडल्ट की तरह रिजेंबल नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे उन चीजों को रिजेंबलेंस में ला रहा है, मतलब अपीयरेंस में ला रहा है, बट एकदम रिजेंबल बचपन से ही नहीं कर रहा है। ओके, इसमें क्या रख रहा है हमने एग्जाम्पल, मॉस्किटो। दोबारा से बता देते हैं, एप्टेरोग्योट ऑर्डर्स के अंदर ऐसे इंसेक्ट आते हैं जो कि प्रिमिटिवली विंगलेस हैं, जिनके पास पंख नहीं है। इनके अंदर जो हमारे पास इंसेक्ट आ रहे हैं उसमें क्या है, थाइसनूरा, सिल्वर फिश, कोलम्बेला, प्रोट्यूरा और साथ साथ में माइक्रोकॉर्फिया।
ये सारे इसके अंदर आ रहे हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए। द नेक्स्ट इज बॉडी लाउस एंड प्लेग्यू। व्हाट इज बॉडी लाउस एंड प्लेग्यू? बॉडी लाउस मतलब बॉडी पर रहने वाली लीस जो हमारे सर में आ जाती हैं, हेयर में आ जाती हैं, ग्रो हो जाती हैं। कब? जब हम किसी डर्टी प्लेसेस में रह रहे हैं या अपना हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बालों को अच्छे से साफ नहीं कर रहे हैं, हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो हमारी बॉडी पर बॉडी लीस आ जाती हैं और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी लाउस। ओके, नाउ मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लाउस। मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है बॉडी लाउस की? द ह्यूमन बॉडी लाउस, अ पेडिकुलस ह्यूमनस is a critical vector linked to poor sanitary condition। ये एक critical vector है जो कि poor sanitary conditions के थ्रू आपकी बॉडी में कोई डिजीज कॉज कर रहा है, जैसे कि ट्रेंच फीवर। हमने ट्रेंच फीवर के बारे में पढ़ा था। ट्रेंच फीवर कब पहचान में आया? जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रही थी और उस टाइम पर सोल्जर्स को कहाँ रहना पड़ रहा था? डर्टी ट्रेंचेस में। वहां से हमने उसका नाम क्या रखा था? ट्रेंच फीवर। ओके, इट ट्रांसमिट सीवियर एपिडेमिक डिजीज इंक्लूडिंग एपिडेमिक, ठीक है, एपिडेमिक टाइफस, रिकेट्सिया, प्रोवोक्सी, ट्रेंच फीवर, अगेन ट्रेंच फीवर समझाया था, और बार्टोनेला क्विंटेना, एंड लाउस बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर दैट इज बोरेलिया रिक्यूरेंट्स। ठीक है, दोबारा से बोल देते हैं। बॉडी लाउस, एक ह्यूमन बॉडी लाउस क्या है? एक हमारे पास ऐसा क्रूशियल क्रिटिकल वेक्टर है जो कि बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीवर को लाता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिम्टम्स को ला रहा है। क्यों ला रहा है? क्योंकि पुअर हाइजीन है, हाइजीन मेंटेन नहीं हो रही है, सैनिटरी कंडीशन सही नहीं है, जिसकी वजह से हमें इन डिजीज का या इन सिम्टम्स को देखने को मिल रहा है। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या है? एपिडेमिक टाइफस, रिकेट्सिया प्रोवाजिकी, ट्रेंच फीवर, बार्टोनेला क्विंटेना एंड लाउस बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर, जिसको हम बोलते हैं बोरेलिया रिकरेंटिस। ठीक है, या रिकरेंटिस, जो भी बोलना चाहते हो। 3 क्लिनिकल फॉर्म्स ऑफ प्लेग्यू। प्लेग्यू के 3 क्लिनिकल फॉर्म्स क्या हैं? प्लेग्यू कॉज्ड बाय बैक्टीरियम यार्सिनिया। प्लेग्यू किससे हो रहा है? बैक्टीरियम यार्सिनिया पेस्टिस से। मैनिफेस्ट इन 3 प्राइमरी फॉर्म्स, ये 3 प्राइमरी फॉर्म्स में मिल रहे हैं। बुबोनिक इन्फेक्ट्स लिम्फ नोड्स फॉर्मिंग स्वॉलन ब्यूबोस। ठीक है, स्पेक्टिमिक बैक्टीरिया मल्टीप्लाई रैपिडली इन द ब्लड स्ट्रीम, एंड न्यूमोनिक इन्फेक्ट द लंग्स, हाईली कंटेजियस वाया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। सबको पता है न्यूमोनिक, तो सबको पता है न्यूमोनिक या निमोनिया जो सबको पता है, सबसे पहले ये लंग्स को, रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए ये क्या करता है? एयर बैग्स को, एयर पाथवे को ब्लॉक करना शुरू करता है, लंग्स को खराब करता है, सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? बॉडी के अंदर थकान आ रही है, बॉडी बिल्कुल वीक फील कर रही है, CO2 अच्छे से बाहर नहीं निकल पा रहा है, O2 की एंट्रेंस अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो बॉडी एक क्या कह सकते हो आप, बॉडी एक ऐसी कंडीशन में जा चुकी है जहां पर उसका जो पहले का नॉर्मल फंक्शंस था बॉडी का, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ओके, सो दोबारा से देख लेते हैं मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है बॉडी लाउस की। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर पुअर हाइजीन है, सैनिटरी कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो ये डिजीज कॉज कर रहा है, जैसे कि ट्रेंच फीवर। ठीक है, और ट्रेंच फीवर या फिर जो लीज बॉर्न रिलैप्सिंग फीवर्स होते हैं, बोरेलिया रिकरेंटिस, ये सब कॉज कर रहा है। फिर प्लेग्यू की बात करें तो प्लेग्यू क्या है? ये फैलता है बैक्टीरियम यार्सिनिया से, यार्सिनिया पेस्टिस से। पूरा नाम लिखना है और अंडरलाइन भी करना है साथ में। जब आप खुद से लिख रहे हो, हैंड रिटन है, तो आपको क्या करना है? जेनेरिक नेम का पहला लेटर जो है कैपिटल होगा, एंड सेकंड वर्ड जो कि स्पेसिफिक एपिथेट है उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? किससे स्टार्ट होगा? स्मॉल लेटर से। और सेपरेटली दोनों को अंडरलाइन करना होगा। इसी तरीके से आप बायोलॉजिकल नेम्स को लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर अगर अच्छे से नहीं लिखोगे तो आपकी जो मार्किंग है वो कम हो जाएगी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको शॉर्ट नोट लिखना है हीमोलिम्फ पर, इंसेक्ट लेग पर और कंपाउंड आई पर। फर्स्ट थिंग इज हीमोलिम्फ, फंक्शन एज द इंसेक्ट्स ब्लड। हीमोलिम्फ कैसे फंक्शन कर रहा है? इंसेक्ट के ब्लड की तरह।
ट्रांसपोर्टिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जैसे हमारा ब्लड काम कर रहा है एसेंशियल न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और बाकी चीजें जो भी नेसेसरी है बॉडी के अंदर या बॉडी के लिए उन सबको ट्रांसमिट कर रहा है। सेम हीमोलिम्फ भी क्या करता है, इंसेक्ट के ब्लड स्ट्रीम की तरह काम कर रहा है, जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स को ट्रांसमिट करता है। देन हीमोसाइट्स प्रोवाइड्स इम्यून डिफेंस। हीमोसाइट यानी ब्लड वाली जो सेल्स होंगी, जो ब्लड की तरह दिखने वाली सेल्स हैं, वो क्या करती है, इनको इम्यून सिस्टम या इम्यून डिफेंस प्रोवाइड करती हैं। वाइल फ्लूइड प्रेशर एड्स क्रिटिकली इन मोल्टिंग एंड विंग एक्सपेंशन। जो इनका फ्लूइड प्रेशर है वो क्या करता है, इनके मोल्टिंग में और विंग्स के एक्सपेंशन में हेल्प करता है, विंग्स के एक्सपेंड होने में हेल्प करता है ताकि ये उड़ सके। द नेक्स्ट इज इंसेक्ट लेग, हाईली अडेप्टेड फॉर डाइवर्स सर्वाइवल फंक्शंस। जो इंसेक्ट के लेग्स होते हैं वो हर तरह के सर्वाइवल के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, मेजरली अडेप्ट कर लेते हैं। कर्सोरियल फॉर रनिंग, कॉकरोचेस दौड़ने के लिए मतलब भागने के लिए। साल्टेटोरियल फॉर जंपिंग, जंप करने के लिए। ग्रास हॉपर्स, फोसोरियल फॉर द डिगिंग। अच्छा, जो जंपिंग वाला है उसमें ग्रास हॉपर्स, क्योंकि ग्रास हॉपर जंप कर रहे हैं। रनिंग में कॉकरोचेस बहुत आगे हैं। यहाँ पर आप किसकी क्या खासियत है, किसकी क्या फीचर्स है वो देख रहे हो। कॉकरोच रनिंग में तेज है, साल्टोरियल फॉर जंपिंग जो कि ग्रास हॉपर्स कर रहे हैं, एंड फोसोरियल फॉर डिगिंग। फोसोरियल मतलब जब डिग कर रहे हो, एंड रैप्टोरियल फॉर ग्रास्पिंग एंड नेटेटोरियल फॉर स्विमिंग। यानी नेटेटोरियल जो है वो स्विमिंग से रिलेट कर रहा है, वो इंसेक्ट जो कि तैर सकते हैं, ग्रास्पिंग जो कि पकड़ सकते हैं, ग्रास हॉपर्स जो कि जंप कर रहे हैं, और कॉकरोचेस जो कि रन कर रहे हैं। नाउ ये सब क्या है, ये सब लेग्स का ही, इनके जो लेग्स है ना उनके फीचर्स बता रहे हैं कि कौन किस काम में आ रहा है। नेक्स्ट इज कंपाउंड आई, कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट विजुअल यूनिट्स। बहुत सारे इंडिपेंडेंट विजुअल यूनिट्स को मिलाकर एक आई बनती है, जिसे हमने बोला कंपाउंड आई, मतलब आई बन रही है, एक नहीं आई बन रही है, जिसको हमने क्या बोला, कंपाउंड आई, कॉल्ड ओमाटिडिया। ठीक है, ओमाटिडिया। ईच ओमाटिडियम, प्लूरल फॉर्म इज ओमाटिडिया, सिंगुलर फॉर्म इज ओमाटिडियम। ओमाटिडियम फीचर्स एक सेकेंड, Ommatidium features a corneal lens, crystalline cone, retinular cells and a light sensing rhabidum to form a mosaic image। मतलब ऐसी आईज नॉर्मल जैसे हमारी आईज फंक्शन करती है, सनलाइट का आना, इमेज का दिखना, उस इमेज का लेंस के किसी साइड पे बनना, मतलब पूरी तरह से फॉर्मेशन एंड डिस्प्ले होना है। तो वैसे इनकी आंखें भी कैसे काम कर रही है, जो ओमाटिडियम है क्या करते हैं, कॉर्नियल लेंस, क्रिस्टलाइन कोन और रेटिकुलर सेल्स एंड द लाइट सेंसिंग रेबिडियम टू फॉर्म अ मोज़ेक इमेज। एक अच्छी इमेज बनाने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। दैट्स हाउ अ कंपाउंड आई ऑफ एन इंसेक्ट वर्क्स। ओके, दिस इज द एंड ऑफ आवर स्लाइड। सो ये जो हमने क्वेश्चंस पढ़े ये दिसंबर 2024 का है, पीवाईक्यू है। ऐसे क्वेश्चंस आए थे, आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। मैंने तो अभी बहुत छोटा करके आपको समझाया, समराइज करके समझाया, बट आपको इसके अकॉर्डिंग किस तरह से आंसर्स लिखना है वो अच्छे से देखना होगा। अगर आपको इसके बिल्कुल एक्सप्लेनेटरी आंसर चाहिए तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपकी अपकमिंग वीडियोस होगी उसमें भी आपको इसके आंसर एक्सपेंड वाले अच्छे से समझा देंगे। और अगर कोई टॉपिक भी आपको एग्जैक्ट कोई टॉपिक पढ़ना है सिर्फ एक स्पेसिफिक, तो भी वो आपको बता दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपने टॉपिक्स, डाउट्स एंड क्वेश्चंस, या फिर कोई और कोड है जिससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, कोई टॉपिक है जिससे कुछ भी रिलेटेड पूछना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें। आपका जो पेपर है वो अच्छा जाएगा और आई होप कि आप अच्छा करेंगे।